Hello everyone, welcome to my channel and this is Mansi Singh. Let's talk about my introduction first. So as I have mentioned here, I have completed BCom and MCom from Delhi University and B.Ed, and I'm also CTET qualified, and nowadays I'm working as PGT Commerce in a school which is in Noida. सो दिस इज माय इंट्रोडक्शन और मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मैं 3 इयर्स से एज पीजीटी कॉमर्स एक स्कूल में वर्क कर रही हूँ। तो मुझे ये चैनल इसलिए ओपन करना था क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं जिस तरह से अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ एज अ यंग टीचर, मैं चाहती थी कि आप लोगों को भी मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि जो फीडबैक्स आपको मिलते हैं वो ही आपको मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप अपनी अपनी नॉलेज को आप स्प्रेड कर सकें, राइट? तो इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, इस चैनल पर ना मैं आपको हर सब्जेक्ट जो रिलेटेड टू कॉमर्स होंगे उसकी सारी इजी एक्सप्लेनेशंस हो गई या फिर इजी टिप्स हो गई, अगर आपका कोई एग्जाम है उससे रिलेटेड मैं आपको सारे डिस्कशन यहाँ पर करूंगी आप लोगों के साथ। और अगर आपको कोई करियर गाइडेंस चाहिए या फिर आप भी मेरी तरह एक पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट में नहीं लेकिन प्राइवेट में, क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो गवर्नमेंट है और जो सैलरी आपको गवर्नमेंट में मिलती है वो सैलरी आपको अब एक प्राइवेट स्कूल में भी मिल सकती है। तो इट इज नॉट अ बिग डील, आप जो गवर्नमेंट से मांगते हैं वो अब आपको प्राइवेट स्कूल की देने के लिए तैयार है। मैं अच्छे स्कूल्स की बात कर रही हूँ, मैं वेल रिप्यूटेड स्कूल्स की बात कर रही हूँ। तो मैं वहाँ आप लोगों के ऊपर क्या कहते हैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। एंड अदर देन दिस, अगर आपको किसी भी तरह का कोई और डाउट है जो बीकॉम से एमकॉम 11th 12th से रिलेटेड है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस से, जो मेरा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ना, उससे आपको आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक टीचर हैं या फिर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक फ्रेशर हैं टीचर बनना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू कॉमर्स सब्जेक्ट तो आप पूछ सकते हैं। तो मेरा पहला वीडियो होने वाला है पीवाईक्यूज ऑफ एचटेट। मैं आपको बता दूं कि हम आज जो करने वाले हैं वो हम एचटेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूंगी यहाँ पर। और मैंने एचटेट इसलिए सोचा था क्योंकि आपको पता है कि आपके पास अब एचटेट का एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो नेक्स्ट मंथ हमारा एचटेट का एग्जाम है, तो उसके लिए मैं आपको ये प्रिपेयर कराने वाली हूँ। एंड अदर देन दिस, अगर आपको किसी और एग्जाम के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं पूरा प्लान कर चुकी हूँ कि कैसे मैं आपकी एचटेट की तैयारी कराऊंगी। डजेंट मैटर, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं आपकी पूरी तैयारी कराने में हेल्प करूंगी, इनफैक्ट मैं करूंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे। एक वीडियो आपका प्रीवियस ईयर का चलेगा एवरीडे, और कुछ कॉन्सेप्ट्स जो आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे उसके ऊपर भी एक वीडियो डेली आपके पास आएगा। ठीक है? और मैंने ये रूटीन सेट किया है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और अपने कॉन्सेप्ट साथ साथ आप क्लियर कर सकेंगे। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसी के ऊपर वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। और कुछ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो एचटेट में पूछे जाते हैं उनके ऊपर तो वीडियोस आनी ही आनी है। जैसे मैं ऑलरेडी कुछ रील्स डाल चुकी हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है, अगर आप वो चेक करना चाहें तो कर सकते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे। तो हम ये मानकर चलते हैं कि लगभग लगभग सिर्फ 1 महीना है आपके पास, तो 1 महीने में हम आप कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। देखिए, सिर्फ हमें एचटेट को गोल लेकर नहीं चलना है, हमारे पास सिर्फ एचटेट नहीं, आने वाले कोई भी एग्जाम जो होने वाले हैं उनको लेकर हम कोशिश करेंगे कि अपने कॉन्सेप्ट्स को आज ही क्लियर कर लें। एचटेट के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कुछ और, अगर आपको लगता है कि मुझे डाउट है किसी क्वेश्चन में 11th 12th के किसी क्वेश्चन में, और हाँ, अगर जैसे आप 11th, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आपको अपनी फाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
एक्चुअली फाइल्स में बच्चों को नहीं समझ आता है कि उन्हें क्या बनाना है और किस तरीके से बनाना है, चाहे वो अकाउंटेंसी की फाइल हो या फिर बीएसटी की फाइल हो, क्योंकि जून में बहुत सारे बच्चों को फाइल्स बनाने के लिए मिल जाते हैं बीएसटी की। तो अगर आप उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैं अपनी फाइल में क्या ऐड करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे मैं अपनी फाइल को बाकी सबसे यूनिक बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। एंड चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो हियर आर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप किसी फर्म की एंटायर लाइफ को डिवाइड कर देते हैं कुछ टाइम इंटरवल्स में और फिर आप उसको मेजर करते हैं उसके प्रॉफिट को, तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि अगर आपको नहीं पता है, तो एक बिज़नेस की ना, एक फर्म की ना एक लाइफ़ होती है। अब आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ़ कितनी होगी, लेकिन आप लेकर चलते हैं कि आपका बिज़नेस जो है, वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। आप मुझे इस कॉन्सेप्ट का मतलब बताएँगे, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया, कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि आपका बिज़नेस कभी नहीं रुकने वाला है, आपका लॉन्ग टर्म तक बिज़नेस चलने वाला है। ये कॉन्सेप्ट है, आप मुझे बताएँगे कौन-सा कॉन्सेप्ट है? इट्स डिवाइडेड इंटू टाइम इंटरवल्स। आप इसको क्या करते हैं, छोटे-छोटे टाइम इंटरवल्स में ना डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद उस टाइम इंटरवल का आप क्या निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, कौन-सा कॉन्सेप्ट है? अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं हमें? ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दूसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, फिर है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अब देखिए, अगर आपने ऑलरेडी 11th-12th पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यूज होता है आपका कहाँ पर? जहाँ पर आप अपने एसेट्स को और लाइबिलिटीज को सेल करते हैं डिसोल्यूशन के टाइम पर। ठीक है। अब दूसरा है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, और ये है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट और कॉस्ट कॉन्सेप्ट। चलिए पहला देखते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, वो कॉन्सेप्ट जो रिलेटेड है कॉस्ट से, लेकिन हम तो बात कर रहे हैं प्रॉफिट की, है ना? तो ये तो नहीं हो सकता। आगे देखिए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसी कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रही थी आपसे। आंसर नहीं, मैं पूछ रही थी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वो कॉन्सेप्ट कहता है कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है ना, वो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो, तो आई एम नॉट यूज्ड टू इट। तो लॉन्ग टर्म की बात करता है, राइट? मतलब आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलेगा ये सोचकर चल सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। मतलब कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा, हमें ये सोचकर काम करना है, ये नहीं कि 5 साल में बंद हो जाएगा, 3 साल में मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। हम ये सोचकर काम नहीं करते हैं। हमें हमेशा ये सोचकर काम करना है कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ये हो गया आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। फिर आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड, जब मैंने अपने बिजनेस के लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, एक बिजनेस की लाइफ को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया और इस एक छोटे पार्ट का मैं प्रॉफिट निकालना चाहती हूँ, तो इस छोटे से पार्ट का जो मैं प्रॉफिट निकाल रही हूँ, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। यही तो होता है अकाउंटिंग पीरियड, है ना? तो ये अकाउंटिंग पीरियड का जब आप प्रॉफिट निकालते हैं, वही कहलाता है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव अक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग और डिजीज्ड पार्टनर इज कॉल्ड। रेशियो की बात कर रहा है। कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या कर रहे हैं? शेयर अक्वायर कर रहे हैं किसके? डिजीज्ड पार्टनर या फिर रिटायरिंग पार्टनर के। उसको क्या कहते हैं? उस रेशियो को क्या कहते हैं? डेट टू इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो। देखिए, डेट टू इक्विटी रेशियो आपको पता है, ये तो रेशियो एनालिसिस का पार्ट है। लिक्विडिटी रेशियो रेशियो एनालिसिस का पार्ट है। करंट रेशियो रेशियो एनालिसिस का पार्ट है। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते हैं। तो क्या होगा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है? पूरी पार्टनरशिप में ना आपको सिर्फ दो ही रेशियो सुनने को मिलेंगे। आपको पता होगा, सिर्फ दो ही रेशियो होते हैं। एक होता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो और एक होता है आपका गेनिंग रेशियो। अब अगर कोई पार्टनर किसी डिजीज्ड पार्टनर के शेयर को एक्वायर करते हैं तो वो गेनिंग रेशियो होता है, और अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो उस टाइम पर जो रिमेनिंग पार्टनर शेयर एक्वायर करते हैं उसको कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहा था? गेनिंग रेशियो के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका
लेवरेज कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो आर नोन एज, लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं और क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर करंट रेशियो। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि हर एक बिजनेस का एक कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहलाता है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहलाता है, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाता है, या करंट रेशियो कहलाता है? करंट रेशियो तो नहीं हो सकता, क्योंकि करंट रेशियो बात करता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी नहीं होगा, ये बात कर रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड पर मिलने वाला रिटर्न, वो तो है ही नहीं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो बचा क्या? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू, डिसोल्यूशन के टाइम पर आप अब लाइबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैंक अकाउंट में, रिजर्व इन सरप्लस अकाउंट में, कैश अकाउंट में, या रियलाइजेशन अकाउंट में? बैंक अकाउंट में क्यों ट्रांसफर करेंगे? लाइबिलिटीज को पे थोड़ी कर रहे हैं, अगर पे करते तो बैंक अकाउंट आता। रिजर्व इन सरप्लस अकाउंट बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो प्रॉफिट जाता है। कैश अकाउंट ये भी नहीं, अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो कैश अकाउंट क्यों होगा? जब आप लाइबिलिटी पे करते हो तो बैंक या कैश अकाउंट आता ना। रियलाइजेशन अकाउंट बिल्कुल सही। जब भी आप देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप डिसोल्यूशन करते हैं तो आपका एक अकाउंट ओपन होता है जिसको आप कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। फाइन। ये रियलाइजेशन अकाउंट में आप यहाँ पर लिखते हैं अपनी सारी एसेट और यहाँ लिखते हैं आप सारी लाइबिलिटीज। अब ये सारी लाइबिलिटीज यहाँ लिखकर उसके बाद आप इन्हें धीरे धीरे रियलाइज करते हैं। रियलाइज करने का मतलब है कि इनको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का भी मतलब क्या है? कि धीरे धीरे एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटीज को पे करना, ये कहलाता है रियलाइज करना। तो यहाँ वो यही पूछ रहे हैं कि लाइबिलिटीज को आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो बच्चा, जब भी आप अपने डिसोल्यूशन में जब भी आप अपनी लाइबिलिटीज को बैलेंस शीट से ट्रांसफर करते हैं ना, तो वो कहाँ ट्रांसफर होती है? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है। फिर आप इन्हें धीरे धीरे क्या करते हैं? रियलाइज करते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If the benefit, sorry, if the benefit of expenditure extends up to only for one accounting period, it is called, अगर बेनिफिट है किसी एक्सपेंडिचर का और वो एक्सटेंड होता है सिर्फ 1 साल के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए, आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं दो तरह के। दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप क्यों करते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्यों करते हैं? तो समझिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब मुझे अपने बिजनेस को चलाना है। अपने बिजनेस को चलाने के लिए मेरा बिजनेस कुछ तो करता होगा ना। लेट से मेरा बिजनेस प्रोडक्ट बनाता है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। मुझे रॉ मटेरियल खरीदना होता है, राइट? रॉ मटेरियल खरीदना है मुझे, या फिर मुझे वर्कर्स को वेजेस पे करनी पड़ेगी। अगर मैं वर्कर्स को पैसा पे नहीं करूंगी, वेजेस नहीं दूंगी, तो क्या वो मेरे लिए प्रोडक्ट बनाएंगे? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, मुझे इलेक्ट्रिसिटी पे करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, तो ही तो मेरी मशीनरी चलेगी। और मुझे मशीन में फ्यूल भी तो डालना पड़ेगा, इसके बिना भी नहीं चलेगी। और क्या, अगर मैं वर्कर्स को या फिर अपने एम्प्लॉयज को सैलरी ना दूं तो भी मेरा सारा काम रुक जाएगा, काम ही नहीं होगा। तो वो वाले खर्चे जिसके बिना मेरा प्रोडक्शन रुक सकता है, इसके बारे में, वो वाले खर्चे जिसके बिना मेरा प्रोडक्शन रुक सकता है, उन खर्चों को क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर ये सारे खर्चे नहीं होंगे तो क्या होगा? मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा, प्रोडक्शन रुकेगा। वेजेस नहीं दूंगी तो भी प्रोडक्शन रुकेगा, इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं करूंगी तो भी। तो ये खर्चे जो हम करते हैं ना, इनको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया जाने वाला खर्चा। जब तक रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, मैं ये खर्चे नहीं कर सकती। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि वो खर्चे जो मेरे रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करेंगे, मतलब मेरे रेवेन्यू को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। ये कौन से खर्चे होते हैं? देखो, अगर मेरे पास एसेट्स नहीं होंगे तो क्या मैं रेवेन्यू जनरेट कर सकती हूँ? अगर मेरे पास मशीनरी नहीं होगी,
तो क्या मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ? अगर मेरे पास लैंड नहीं होगी तो क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? नहीं। तो ये वाले जो खर्चे होते हैं ना, कोई भी फिक्स्ड एसेट ले लो, अगर ये वाले खर्चे नहीं होंगे तो मतलब मेरा क्या नहीं होगा? मेरा ये रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। ठीक है? तो मैं आपको सिंपल लाइन में समझाती हूँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कि वो खर्चे जो हम कभी-कभी करते हैं। कभी-कभी मतलब डे टू डे में नहीं होते हैं खर्चे, हम ऐसे डेली नहीं खरीदते हैं, मशीनरी डेली नहीं खरीदते हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो हमारे डे टू डे में होने वाले खर्चे होते हैं। कभी भी मटेरियल खरीदना पड़ सकता है, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्यूल, ये हमारे डेली के खर्चे। इसके बिना मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा। इनके बिना मेरा प्रोडक्शन नहीं रुक सकता है। ठीक है? आपको पूछ रहे हैं कि बताओ वो वाले खर्चे जो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड तक के लिए ही बेनिफिट देकर जाते हैं। तो एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए कौन बेनिफिट देके जाएगा? रेवेन्यू या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर? देखिए, एसेट आप एक बार खरीदते हैं, 10 साल तक आपकी एक्सपेंडिचर, ओ सॉरी, 10 साल तक आपको बेनिफिट देती है ना? ऐसा तो नहीं है कि एक अकाउंटिंग पीरियड में मशीनरी खरीदी, अब नए अकाउंटिंग पीरियड के लिए आप नई मशीनरी खरीदेंगे? नो। आप इसी मशीनरी को हर साल यूज करेंगे। तो ये तो 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट देकर जा रही है। तो इसका मतलब वो खर्चे जो आपको सिर्फ 1 साल तक देते हैं बेनिफिट, वो कौन से होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फ्लोटिंग चार्जेस और अंडरराइटिंग, ये तो यहाँ का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है। आपको एक्सपेंडिचर समझना था, तो दो ही एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चले, चलिए, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। मैंने अपनी शॉर्ट्स में ये का वो डाला हुआ है, तो आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं कराऊंगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, 97, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। क्या लिखा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो दोबारा यही क्वेश्चन आया है कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर। नॉन रिकरिंग बाय नेचर मतलब क्या होता है? नॉन रिकरिंग बाय नेचर मतलब कि कभी कभी होने वाले खर्चे। कभी कभी मतलब डेली नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं खर्चे। तो मुझे बताइए आप, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हम डेली करते हैं? नहीं, ये तो कभी कभी करते हैं ना, एसेट खरीदना। ये तो हमारा कभी कभी खरीदने वाला काम है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो नहीं है। ये तो हम डेली करते हैं, रेगुलर बेसिस पर होता है ना? ये तो रेगुलर होता है। तो मुझे बताइए, नॉन रिकरिंग बाय नेचर, दोनों नॉन रिकरिंग होते हैं? नॉन रिकरिंग दोनों तो नहीं हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है नॉन रिकरिंग, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा रिकरिंग होता है, क्योंकि ये बार बार किए जाने वाला खर्चा है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, क्योंकि यहाँ लिखा है कि दोनों ही नॉन रिकरिंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर incurred to maintain the earning capacity। यहाँ लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है? हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। बिल्कुल इंक्रीज करता है। जब आप एसेट खरीदेंगे तो ही तो प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे, और अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ लिखा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी। अगर आप ये खर्चे नहीं करेंगे तो आपकी अर्निंग भी नहीं होगी। अगर आप वेजेस पे नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल नहीं खरीदेंगे, सैलरी पे नहीं करेंगे, और डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, और अगर किसी तरह का इंश्योरेंस है वो नहीं कराएंगे, तो आपकी ये अर्निंग नहीं होगी। ये करना बहुत जरूरी है। तो दोनों, ये जो दोनों चीज लिखी है इसके बारे में बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, इन विच एक्टिविटी ऑल प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड, बट द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। प्रॉफिट का एक पार्ट है जो बिजनेस या फर्म, कंपनी शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, बल्कि उस प्रॉफिट के पार्ट को रिटेन कर लेती है और उसको बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट कर देती है। रिटेन कर रही है और उसको वापस से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रही है। इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। ये बात कर रहा है रिटेन्ड अर्निंग। पढ़ा होगा आपने इसके बारे में, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग मतलब अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बचाकर रख लेना, रिटेन कर लेना, और टाइम आने पर या जरूरत पड़ने पर मुझे ये बिजनेस में अगर दोबारा पैसे की जरूरत पड़ी तो इसी पैसे को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देना। यही क्या कहलाता है? आपका रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है।
तो यही तो पूछा है कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम क्या होता है, फ्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन नो, लिक्विडिटी डिस्ट्रीब्यूशन नो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नो, रिटेन्ड अर्निंग का दूसरा नाम क्या है, फ्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मतलब अपने ही प्रॉफिट को, ये प्रॉफिट आपने दबाया हुआ था, मतलब कि अब आपको जरूरत पड़ी है तो अब आप इसको निकाल कर दोबारा से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग। चलिए नेक्स्ट, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी कराया हुआ है रील में, तो ये आप देख लीजिएगा सोल्यूशन, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर टोटल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। देखिए बच्चा, ये वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा लॉन्ग कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए कि वो कह क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि आपको बताना है कि स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स और देयर totals of the financial statements for a definite period of time is called। अलग अलग कंपोनेंट या फिर उनके टोटल, किसको, किसके टोटल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। आप क्या करते हैं, किसी एक डेफिनेट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को या फिर उसके अलग अलग कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कौन सा एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल समझाती हूँ। एक्सटर्नल समझिए पहले, एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब होता है वो वाली एनालिसिस जो ना आपके बिजनेस के आउटसाइड के जो लोग होते हैं ना, जो आउटसाइडर्स होते हैं, वो एक एनालिसिस करते हैं, और उस एनालिसिस से आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस में अंदर डिसीजन लेते हैं। अब आउटसाइडर्स कौन होते हैं, आउटसाइडर्स मतलब कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके क्रेडिटर्स, आपके और जो बैंक लोन, बैंक इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये सब आपके एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। अब एक्सटर्नल यूजर्स ने किसी तरह की एनालिसिस की है और उन्हीं एनालिसिस का यूज करके आपने अपने बिजनेस पर डिसीजन लिया है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल एनालिसिस। इंटरनल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस मतलब कि बिजनेस के अंदर के जो लोग थे उन्होंने कोई एनालिसिस किया है और उसी से आपने कोई डिसीजन लिया है अपने फर्म के लिए, ये कहलाता है इंटरनल। अब बारी आती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की। अब जो ये दोनों है ना, ये दोनों, इसमें कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, नहीं। ये आपको इस दोनों के बारे में बात कर रहा है, इन दोनों के बारे में। आप समझते हैं क्या, इसी से ही आपको अपने क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। यही है जो आपको बताएगा कि आंसर क्या होगा। अब पहला बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल और डायनामिक एनालिसिस का मतलब होता है कि आप किसी दो ईयर के बीच में कंपैरिजन करते हैं, फिर इसको एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करके आप क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ये कहलाता है आपका हॉरिजॉन्टल डायनामिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल को आप कैसे समझेंगे, ये पहला ईयर, दूसरा ईयर, दोनों के बीच में कंपैरिजन एच, ठीक है। तो यहाँ आपको मोर देन 1 ईयर की जरूरत पड़ती है, 2 और मोर देन 2 हॉरिजॉन्टल में। तब आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और एनालाइज करके डिसीजन लेते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्टिकल की, वर्टिकल या फिर स्टैटिक एनालिसिस, इसमें आप एक पर्टिकुलर पीरियड की, किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मान लो आपने इसकी बैलेंस शीट ले ली किसी ईयर की, या फिर आपने इसका स्टेटमेंट ऑफ P&L ले लिया, या फिर आपने इसका कैश फ्लो ले लिया लेट से, ठीक है। इन्हीं का ही यूज करके आप क्या करते हैं, इस बिजनेस के इन स्टेटमेंट्स का यूज करके सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पीरियड की, इसी एक साल की अलग अलग कंपोनेंट्स, इसमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करके आप क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, ठीक है। ये कहलाता है आपका वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। तो यही तो लिखा था कि डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज किया जाता है, वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस। इसका एग्जाम्पल दूं, इसका एग्जाम्पल है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये आपने पढ़ा होगा, कॉमन साइज साइज स्टेटमेंट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बताओ, कंपैरेटिव, पढ़ा होगा आपने, बस ये समझ लीजिए आप, ठीक है। इसका एक और होता है रेशियोज, रेशियोज भी इसी में आते हैं। अगर आप ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा, मैं इसको विद इन
5 मिनट्स ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और बहुत आराम से समझ भी आ जाएगा। अगर आपको इस बारे में पढ़ना है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं ये पक्का वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट, चलिए अब ये वाला देख लेते हैं, ये लास्ट है हमारा, उसके बाद फिर हम कल इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ई डज नॉट कीप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस। अब बताइए, जब वहां पर आपके इम्प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं, वो कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? इम्प्रॉपर रिकॉर्ड मतलब कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं। ही गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन व्हाट विल बी प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। उसने बताया कि उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है, आपको बताना है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इस साल के लिए। क्या बताया इसने कि ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख, क्लोजिंग कैपिटल है 2,50,000, ड्राइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 60,000 और कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर इज 75,000। अब देखिए, अगर नहीं भी पता है ना कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और आपको यहाँ से प्रॉफिट कैसे निकालना है, तो मैं आपको बताती हूँ आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सिंपल सी स्टेटमेंट है। सॉरी, देखिए, साल के स्टार्टिंग में आपके पास क्या होती है? ओपनिंग कैपिटल होती है, राइट। अब इसमें आप क्या करते हैं, साल भर में इस कैपिटल में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं? देखिए, या तो आप ड्राइंग करते हैं, तो मुझे बताइए, अगर आप ड्राइंग करेंगे तो आपकी कैपिटल कम हो जाएगी ना, क्योंकि आप अपने घर कुछ पैसा निकाल कर ले गए, उसी को तो ड्राइंग कहते हैं। तो आपकी कैपिटल कम हो गई। हो सकता है कि आप कोई एडिशनल कैपिटल कर दें, तो अगर आप एडिशनल कैपिटल करेंगे तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी ना, तो मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। इसके अलावा मान लो इस साल के एंड में, ये जिस साल की मैं बात कर रही हूँ, इस साल के एंड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। मान लो कि आपको लॉस हो गया तो आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, तो माइनस हो जाएगा। इसके बाद, ये सब करने के बाद आपको साल के एंड में क्या मिल जाते हैं? क्या मिल जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल। बस इसी फॉर्मूले का यूज करना है। कैसे यूज करना है? देखिए, ओपनिंग कैपिटल उसने दिया आपको। ओपनिंग कैपिटल कितनी दी है उसने? ओपनिंग कैपिटल आपकी 2 लाख, तो लिख दीजिए 2 लाख। उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद देखिए क्या है, ड्राइंग। क्या ड्राइंग्स दिया उसने? हाँ, ड्राइंग्स में ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000। तो मुझे बताइए, ड्राइंग माइनस होगी क्योंकि आपकी कैपिटल कम हो गई होगी इसकी वजह से। उसके बाद क्या दिया है? कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर मतलब कि साल के दौरान आपने कुछ और कैपिटल मिलाई है, तो उसे क्या कहते हैं? एडिशनल कैपिटल। तो इससे आपकी कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, तो ये क्या हो जाएगा? 75,000, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ और है, ये हमने ले लिया, ओपनिंग कैपिटल हम ले चुके हैं, ड्राइंग्स भी हमने ले ली और एडिशनल कैपिटल भी ले ली। क्या बचा? क्लोजिंग कैपिटल। तो इन सबको प्लस करके माइनस करके मुझे क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? क्लोजिंग कैपिटल ना, क्लोजिंग कैपिटल। अब देखिए, ओपनिंग कैपिटल, ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल, क्या नहीं मिला? प्रॉफिट और लॉस। और क्वेश्चन में यही बोला है निकालने के लिए, तो मैं इसको सॉल्व करूं। तो देखिए, 2 लाख माइनस 60,000 प्लस 75,000 और प्रॉफिट बोला है ना निकालने के लिए, तो प्रॉफिट हमने ऐड किया होगा, तो इज इक्वल्स टू मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? क्लोजिंग कैपिटल कितनी है मेरी? 2,50,000। अब आप बताइए, इसे सॉल्व कर सकते हैं? इसे सॉल्व कर सकते हैं आप? 2 लाख प्लस 75,000 तो कितना हो गया? 2,75,000 माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू 2,50,000। सॉरी, यहाँ प्लस में प्रॉफिट भी चल रहा है, ठीक है। अब चलिए, 2,75,000 में से 60,000 माइनस करूँ तो कितना आएगा? 2,15,000 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 2,50,000। अब देखिए, प्रॉफिट यही रह जाएगा, 2,50,000 में से माइनस कर देंगे 2,15,000। तो मुझे बताइए आंसर कितना आएगा? आप बता सकते हैं? बस वही प्रॉफिट होगा। अब ये जो आंसर है ना, आप खुद निकालेंगे, ये मैं नहीं, आप निकालेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर क्या निकला, ठीक है। और ये भी बताएंगे कि ये जो मैंने बनाया है ना, ये इसको क्या कहते हैं? इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कहते हैं।
आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है? चलिए, इसके बाद में हम सारे आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था इस वीडियो में, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी थी और अगर आप इसी तरह से आगे और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आई एम रियली सॉरी अब आज मेरा गला थोड़ा खराब था और आज ही मुझे वीडियो शूट करनी थी। तो रियली सॉरी आपको थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हुआ होगा, लेकिन कल तक पक्का ठीक हो जाएगा मेरा गला। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय, सी यू सून।